नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला, क्योंकि ये वीडियो ग्रुप डी 2025 में हुए एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है, जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन साइंस के होंगे, जो ग्रुप डी 27 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। और इसी तरह का एक सीरीज़ चलाऊँगा 27, 28 जितने भी साइंस के क्वेश्चन हुए शिफ्ट वाइज, सबका 25-25 क्वेश्चन का एक सेट ला रहा हूँ, जिसमें आपको एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत ही हेल्प हो जाएगी। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के, और आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक पिंड ऊंचाई से गिराया जाता है और 3 सेकंड तक गिरता है। फिर 10 जी का मान यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिया के लिए बोला गया है। तो इसका अंतिम वेग कितना होगा? अंतिम वेग भी फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि ऊपर से कोई वस्तु को गिराई जाती है तो यू इक्वल टू क्या होता है? 0। यहाँ ए का मान एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान दिया है 10, तो भी बराबर हमारा हो जाता है यू प्लस ए टी। ये फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 0 और ए का मान हमारा 10 और टी का मान हो जाता है 3। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा आ जाता है 30 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर नंबर ए हमारा हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। दूसरे नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि क्या बोल रहा है, साबुन की मार्जन क्रिया में मिसेल की भूमिका क्या होती है? तो देखिए साबुन जो होती है उसमें एक होता है मिसेल। मिसेल की भूमिका क्या होती है? तो मिसेल की संरचना होती है कुछ इस प्रकार। ऊपर वाले भाग जो होता है वो पानी को अपनी ओर आकर्षित करता है, नीचे वाला भाग जो है पानी को से विकर्षित करता है। ये तेल और गंदगी को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसका काम होता है मिसेल का कि कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करना और हटाना। आइए पढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। लेंस की शक्ति को परिभाषित किया जा सकता है। तो लेंस की शक्ति को किस तरह परिभाषित किया जाता है? चूँकि हम जानते हैं कि लेंस की शक्ति का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू होता है 1/f, और इसको लिया जाता है किस में? मीटर में। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? इसको मापते हैं डायोप्टर में, डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा कि मीटर में इसकी दूरी के व्युत्क्रम। ठीक, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो किया गया कार्य केवल धनात्मक ही हो सकता है, पहला नंबर ऑप्शन। दूसरा नंबर, किया गया कार्य केवल ऋणात्मक हो सकता है। किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। देखिए समझते हैं, धनात्मक कार्य किसे कहते हैं? धनात्मक कार्य वो होता है जो लगाए गए बल की दिशा में अगर विस्थापन हो तो वो धनात्मक कार्य हो जाता है। ऋणात्मक, अगर जिस दिशा में बल लग रहा है उसकी विपरीत दिशा में अगर फोर्स लगता है तो क्या लगा, विस्थापन हो रहा है, उसके विपरीत दिशा में बल लग रहा है तो वो होता है ऋणात्मक। इसका अच्छा एग्जाम्पल आपका एक हो जाता है फ्रिक्शन, इसका एग्जाम्पल है। और तीसरा देखिए ऑप्शन इसका हो जाएगा उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा कि किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है। फोर्स क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जा सकता? देखिए कि किस निम्नलिखित में से किसका उपयोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता है? आयतन द्वारा द्रव्यमान का प्रतिशत नहीं निकाला जाता, जबकि द्रव्यमान से द्रव्यमान का प्रतिशत निकाला जाता है, द्रव्यमान से आयतन का भी प्रतिशत निकाला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयतन द्वारा द्रव्यमान। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आप लोग अगर आपको डाउट है तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा जरूर। अस्थमा मुख्यतः श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अस्थमा एक श्वास संबंधी बीमारी है, जो किसे प्रभावित करेगा? तो यहाँ ढेर सारे ऑप्शन है। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा सही वो हो जाएगा आपका ब्रोंकी एंड ब्रोंकलिस। ये हमारे फेफड़ों में क्या होता है, फेफड़ों तक जो होता है एक, जैसे कि आप समझिए एक ब्रांच होता है, ब्रांच से छोटी छोटी डालियाँ निकली होती है, उस तरह होता है ब्रोंकिस। अब ब्रोंकिस से निकली होती है ब्रोंकलिस। ये क्या करती है? यही हमारे फेफड़ों तक हवा पहुंचाती है। तो अस्थमा में यही क्या हो जाता है, इसी में प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये सी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु सक्रिय श्रेणी में निष्कर्षित की जाती है? सक्रियता श्रेणी के मध्य में निष्कर्षित की जाती है। देखिए
आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें आपको धातु अधातु में एक रिएक्टिविटी टेबल होगा, जिसमें पहले पे आता होगा सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, और लास्ट में आपको मिलता होगा गोल्ड, सिल्वर, ईटीसी। ये लास्ट में होता है क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, ये रिएक्टिव रिएक्शन ना के बराबर करते हैं, और जो ऊपर मौजूद है उनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा, ये मध्य में पूछा है, तो मध्य में आपका कौन स्थित हो सकता है? मध्य में आपका हो जाएगा लोहा। क्या हो जाएगा? लोहा। ये सब आते हैं अब। जब मुद्रित सामग्री पे एक मोटी कांच की पट्टी रखी जाती है तो अक्षर उभरे हुए दिखाई देते हैं, ऐसा किसके कारण होता है? देखिए, अगर किसी मुद्रित सामग्री पे एक मोटी कांच की पट्टी रखते हैं तो उसके जो अक्षर होते हैं वो मोटी मोटी बाहर की ओर निकलती हुई दिखाई देती है। इसका सीधा कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। क्यों प्रकाश का अपवर्तन? क्योंकि देखिए, हवा से जो प्रकाश है हवा से किस में जा रही है? कांच में, फिर कांच से निकल के हवा में जा रही है। तो जैसे ही वो कांच में गई तो जो प्रकाश का जो किरण है वो किसके लंब की ओर झुक गई, और जैसे ही वो हवा से बाहर निकलती है तो लंब से क्या जाती है? दूर जाती है, जिसके कारण क्या होता है? एक भ्रम पैदा होता है और जो अक्षर हमें ऊपर उभरी हुई दिखाई देती है। ठीक है, आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल फिल इन द ब्लैंक्स प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं। किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन। क्योंकि देखिए, पानी में जब पोषक तत्व बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं तो शैवाल क्या करते हैं? अपने आप को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लेते हैं और फिर वो छोटे छोटे टुकड़े एक नए शैवाल के रूप में तैयार हो जाते हैं। तो इसी को बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन द्वारा। क्या होता है 10 नंबर क्वेश्चन, क्या होता है जब जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट विलयन में रखते हैं? देखिए, अगर आप देखिए ध्यान से, जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक क्या करेगा? कॉपर सल्फेट से सल्फेट को निकाल के खुद में जोड़ लेगा और कॉपर क्या हो जाएगा? अकेला हो जाएगा। यह एक विस्थापन अभिक्रिया की क्या है? एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट का रंग फिर क्या होता है? नीला पड़ जाता है, क्योंकि उससे सल्फेट निकल जाने के कारण नीले से क्या होता है? वो फीका पड़ जाता है। निम्नलिखित 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है। हाँ, बिल्कुल सही। 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलम के बराबर होता है। नहीं, गलत। 1 वोल्ट बराबर होता है जूल पर 1 जूल पर कूलम के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पोल्ट्री पक्षी है जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है? देखिए, अंडे उत्पादन के लिए जो पाला जाता है उसे बोलते हैं क्या? लेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेयर्स। लेयर्स बोला जाता है, लेयर्स। क्योंकि देखिए, कॉमन कॉर्प जो होता है वो मांस के लिए पाले जाने वाले पक्षी होते हैं। मिल्च जो होता है दूध उत्पादन के लिए जो पालते हैं उसे कहा जाता है। कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा दो गुणित गुणसूत्रों को अवगुणित युग्मों में विभाजित किया जाता है? ये होता है अर्धसूत्री विभाजन में। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? गुण आधे हो जाते हैं, फिर ये 4 अगुणित युग्मों में क्या होते हैं? विभाजित हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है अर्धसूत्री विभाजन। ध्वनि की आवृत्ति क्या है? 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज है, तो एक तरंग पूरी होने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ टाइम पूछ रहा था। टी इक्वल टू क्या होता है? 1/f। टी इक्वल टू क्या होता है? 1/f। तो 1 बाय अगर 5 करते, 1 बाय अगर 50 करते तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0.02 सेकेंड। 0.02 सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया द्वारा प्रजातियों में विविधता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण है? अब देखिए, जीवन प्रक्रिया में प्रजातियों में विविधता कैसे आ सकती है? सीधा सा एग्जाम्पल है कि लैंगिक जनन द्वारा ही आ सकती है, और इसका कोई उपाय नहीं है। लैंगिक जनन इसका आंसर है। वह प्रक्रिया समूह जिसमें कोशिका विषम परमाणु नहीं होता, ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होता, तो कौन हो जाएगा? देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में तो होता ही है COOH। कीटोन में तो होता ही है, क्योंकि कीटोन का फंक्शनल ग्रुप C+O। इसमें होता है अल्कोहल में तो जानती हो OH होता है। तो इसका हो जाता है हेलो अल्केन्स। क्यों हेलो अल्केन्स हो जाएगा? क्योंकि जो हेलोजन होते हैं वो क्या होते हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके साथ अगर अल्केन जुड़ जाता है तो उसे हेलो अल्केन बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ये वाला। निम्नलिखित में किस कथन स्थिर अनुपात के नियम का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव यादृच्छिक अनुपात में पाए जाते हैं। नहीं, ये गलत है। किसी भी तत्व में उसका जो
अनुपात है वो फिक्स होता है, ना कि रैंडम होता है। तो पहला तो गलत हो जाएगा। किसी अभिक्रिया के दौरान परमाणुओं को लघु कणों को विभाजित किया जा सकता है, ये भी गलत हो जाएगा, विभाजित कभी नहीं किया जा सकता। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो निर्माण हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है, ये भी गलत है। ये सही है, पर ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है। किसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में समान तत्व सदैव समान द्रव्यमान अनुपात में होते हैं, हाँ ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से एक समान वृत्तीय गति का एक उदाहरण। तो एक समान वृत्तीय गति क्या होता है, यहाँ आप ऑप्शन देख के आराम से बता सकते हैं कि नियत चाल से घूरने वाली पंखों की प्लेट, ये आपका हो जाएगा। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्तप प्रकाश संश्लेषित करता है। तो ये भी अगर आप जानते, देखिए फोइलम है, तो फोइलम क्या करता है, भोजन का संवहन करता है। जाइलम क्या होता है, जल का संवहन करता है, खनिज लवण का। और स्क्रैलन कायमा जो होती है वो दृढ़ उत्तक होती है, जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है पौधों को, ये तो होगा नहीं। हरित लवक हो जाएगा, क्योंकि हरित लवक क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हरित लवक में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायक होती है। अब आते हैं यहाँ पे 20 नंबर में कि प्रतिरोध आपका 44 ओम है और 220 वोल्ट की आपूर्ति से जोड़ा जाता है, तो पावर इसमें निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला आपको तो पता है, पावर इक्वल टू होता है P इक्वल टू होता है V² R। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो V² तो 220 इंटू 220 बट्टा 44। तो अगर हम काटते हैं तो 44 को अगर हम काटते हैं 11 का टेबल से, तो ये कट जाएगा 4 बार में, ये कट जाएगा आपका 20 बार में, ये कटेगा आपका 5 बार में। 5 से इसको गुना करते हैं तो टोटल इसका आंसर आ जाएगा 500, 5 टू 10, 5 टू 10 1100 वाट आंसर आ जाएगा इसका। P इक्वल टू V²/R इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यूज होगा। आइए देखते हैं पृथ्वी की परिक्रमा वृत्तीय पर नियत गति से गति करने वाले उपग्रह एक समान वृत्तीय गति पर उत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी गति का कौन सा गुण त्वरण शून्य होने से रोकता है। देखिए त्वरण शून्य होने से रोकने का कारण क्या होता है कि हर एक दिशा में इसकी चाल या वेग में क्या होती है, परिवर्तन आती है। हर एक दिशा में देखो चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। तो अगर कोई वृत्तीय गति में घूम रही तो हर दिशा में इसकी क्या हो रही है, जो गति है वो बदल रही है, जिसके कारण इसका क्या त्वरण जो है वो नियत रहता है। इसका एग्जाम्पल, इसका आंसर हो जाएगा आपका D नंबर। क्या होता है जब नेपथलीन बॉल को खुली जगह धातु के प्लेट में रखा जाता है। देखिए नेपथलीन को अगर खुली जगह पे धातु के प्लेट में जला दिया जाता है तो क्या होगा, नेपथलीन का एक तरह का हाइड्रोकार्बन है, उसको जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अगर कम ऑक्सीजन मिलेगा तो वो पूरी तरह से जल नहीं पाएगा और क्या छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। इस केस में क्या ये छोड़ता है, कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ता है। तो जब इसको जलाते हैं तो पीली लौ के साथ जलता है और एक काला कालिक प्लेट पे छोड़ देता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका D नंबर। प्रजनन के दौरान DNA प्रतिकृति क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए DNA तो आपको सबको पता है कि हमारे जो माता पिता है उनकी आनुवांशिकी गुण हम में आती है या बच्चों में आती है, उसी को क्या कहते हैं, DNA के कारण ही वो आनुवांशिकी गुण माँ बाप से बच्चों तक आती है। तो इसका आंसर हो जाता है लक्षणों की वंशागति के लिए। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मछली संवर्धन शब्द का सर्वोत्तम उत्पादन है। तो मछलियों का पालन, क्या हो जाएगा, मछलियों का पालन। क्लोरीन के आंशिक परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो किसके कारण होगा, समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण। समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण कहने का मतलब है कि क्लोरीन हमारे पास जो उपलब्ध है वो 2 है। कैसे, एक आपका है क्लोरीन 35 जिसमें 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन होते हैं, एक होता है क्लोरीन 37 जिसमें 17 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसी के कारण क्या होता है, क्लोरीन के आंशिक परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण होता है।
तो देखिए ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और इस तरह की वीडियो आप तक ला सकूँ जो आप